हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे, जैसा कि आपको पता है आज के ही दिन पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के खौफनाक अंजामों को ध्वस्त किया गया था। जिसके बाद आज दोस्तों बीएसएफ ने पठानकोट सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। जी हाँ, एक घुसपैठियों को ढेर किया है। आखिर बालाकोट हमले के तर्ज पर फिर दोबारा हमला कोशिश करना चाहता था पाकिस्तान, बताएंगे दोस्तों आज सबसे बड़ी खबर। इसी बीच बताने वाले हैं जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद घटे हैं अलगाववादी। अब खुद उमर अब्दुल्ला ने मानी ये बात, तो विपक्ष हो गए उमर अब्दुल्ला पर हमलावर। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे अमेरिका का दोगलापन, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ और भारत के लिए धोखा देने वाला काम किया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की दोगलापन आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे सीमा पर निर्दोष किसानों नाबालिगों की हत्या कर रही है बीएसएफ, कैसे भारत के खिलाफ बांग्लादेश की मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है। ये सारी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं इन दुश्मन देशों के मंसूबे कभी भी भारत पूरा नहीं होने देगा और दुश्मनों को घुटने पर लाकर माफी मंगवा कर ही रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बीएसएफ ने पठानकोट सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। एक घुसपैठिया हुआ ढेर। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पठानकोट सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ की इस कार्रवाई में घुसपैठिया ढेर हो गया। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने पठानकोट सीमा क्षेत्र के ताशपतन में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी। इसके बाद बीएसएफ की टीम एक्शन में आ गई। इस बीच एक घुसपैठिया अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत की सीमा में दाखिल हो रहा था। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को चुनौती दी, लेकिन घुसपैठिया इन चुनौतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता गया। खतरे को भांपते हुए बीएसएफ के जवानों ने अंततः घुसपैठियों को ढेर कर ही दिया। बीएसएफ घुसपैठियों की पहचान और मकसद का पता करने में जुटी है। इस बीच बीएसएफ का कहना है कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को लेकर पाकिस्तान रेंजर्स के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के बालाकोट में 26 फरवरी 2019 को भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक का खौफ आज भी पाकिस्तान प्रशासन और आतंकवादियों के चेहरे पर देखने को मिल जाता है। और आज वही दिन है 26 फरवरी, और आज के दिन भारतीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी चाक चौबंद के साथ मजबूत खड़ी है। बालाकोट के निकट जब्बा टॉप इलाके के तालीम उल कुरान मदरसा और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर के आसपास पाकिस्तान फौज ने 6 साल बीतने के बावजूद सख्त कर्फ्यू लगा रखा है। किसी भी आम या खास शख्स को उधर जाने की इजाजत नहीं है। उसके पीछे का कारण यही है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की शहबाज सरकार ये किसी को पता नहीं लगने देना चाहती है कि आखिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हुआ क्या था, वहाँ पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितना नुकसान हुआ, कितने आतंकवादी ढेर हुए। ये सारी जानकारियां वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तानियों तक को वहाँ नहीं जाने दे रहा है। और आज के दिन चांसेस है कि वो भारत में कहीं ना कहीं फिर एक बार आतंकवादियों को घुसपैठ करवा सकता है। जिस बीच आज एक घुसपैठियों को ढेर कर दिया है अपने बीएसएफ के जवानों ने, जिसके लिए उनको थैंक यू जरूर कहिएगा आप लोग, ताकि उनका मनोबल हमेशा से हाई रहे। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद घटे अलगाववादी। उमर अब्दुल्ला के इस नए नजरिए से कश्मीर में मच गया घमासान। दोस्तों जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी मान लिया है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में अलगाववादी गतिविधियों में कमी आई है और बेहतरीन कमी आई है। उन्होंने मीडिया चैनल से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद अलगाववादी राजनीति कमजोर हुई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को सीआरपीएफ सुरक्षा कवर मिलना पहले असंभव था, यह इस बदलाव का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अगर अलगाववादी राजनीति कमजोर हुई है तो इसका मतलब ये है कि स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि उनके इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में अलग ही विवाद शुरू हो गया। दोस्तों पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लेते हुए कहा कि मीरवाइज की सुरक्षा का जिक्र करने वाले भूल जाते हैं कि उनके पास सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा रहा है। लोन ने अब्दुल्ला के बयान को जानलेवा तक कह दिया है। दोस्तों 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार ने एक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया जिसने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा छीन लिया और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी राज्य में पारित किया गया। इसके बाद उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों ने 370 हटाने का विरोध किया था। लेकिन वहीं अक्टूबर 2024 में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत मिली। उमर अब्दुल्ला पिछले 4 महीने से
से सीएम हैं। कुर्सी संभालने के बाद वो कई मुद्दों को लेकर अमित शाह जी से मिले थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में नए कानूनों का क्रियान्वयन की तारीफ की थी। जी हाँ, और यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी के बड़े जीत पर भी उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की तारीफ की थी और कहा था कि वाकई में चुनाव निष्पक्ष तरीके से ही होता है। दोस्तों ये वही बात हो गई, अगर आपको सामने चीजें दिखाई दे रही है तो आप तारीफ कर दोगे, लेकिन नहीं दिख रही थी तब आप विरोध कर रहे थे। खैर कोई नहीं, उमर अब्दुल्ला ने तारीफ कर दी, वही बहुत बड़ी बात है। देर सही, लेकिन समझ में तो उमर अब्दुल्ला को आ ही गया कि 370 हटाना कितना जरूरी था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी दोगलापन आपको बताते हैं भारत को लेकर। दोस्तों अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट के लिए पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर दिए, लेकिन सरकार में आने से पहले कहा था कि हम बैन लगाएंगे पाकिस्तान को दिए जा रहे इस F-16 वाले फंडिंग पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या भारत को F-35 का ऑफर देने वाले ट्रंप खेल रहे हैं भारत के साथ डबल गेम? दरअसल भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का ऑफर देने वाले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप क्या दिल्ली के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? ये सवाल दोस्तों इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट पर बहुत बड़ी मदद दी है। ऐसा ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को बनाए रखने के लिए दी जाने वाली मदद रोक देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए फंड दे रहा है। शपथ ग्रहण करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों को दी जाने वाली अमेरिकी मदद 90 दिनों के लिए रोक दी थी, लेकिन जनवरी के अंत होते होते डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से पलट गए। उन्होंने मिस्र और इजराइल के लिए सैन्य मदद जारी करने का फैसला किया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 243 वस्तुओं को फ्रीज लिस्ट से बाहर कर दिया है, जिनमें पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए दी जाने वाली 397 मिलियन डॉलर की मदद शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इन फाइटर जेट्स की निगरानी जरूर करेगा ताकि इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों में ही हो सके और भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल ना किया जा सके। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य बिक्री समझौते में यही सीमा तय की गई है। अब आप कहेंगे भारत के साथ और भारत के खिलाफ ये डबल गेम कैसे हुआ, तो बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता पर रोक लगा दी थी, लेकिन उन्होंने दूसरे कार्यकाल में ऐसा नहीं किया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवादी संगठनों को पनाह देने को लेकर पाकिस्तान को कई बार फटकार भी लगाई थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के लिए 397 मिलियन डॉलर जारी करने का फैसला काफी हैरान करने वाला है। ऐसे में अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने एक बयान में कहा है कि रखरखाव कार्यक्रम पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ उसके अभियान में मदद देगा, साथ ही ये याद दिलाएगा कि इससे क्षेत्र में यथास्थिति प्रभावित नहीं होगी। दोस्तों भारत ने उस वक्त बाइडेन प्रशासन के इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने ये तर्क देकर भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की थी कि ये सैन्य बिक्री थी और अमेरिकी सरकार की ओर से मदद नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से तो इस बार सैन्य मदद दी गई है, लेकिन भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दोस्तों आपको हम रियलिटी बताते हैं, अमेरिका ने भले ही ये दावा किया है कि पाकिस्तान को दिया गया ये F-16 लड़ाकू विमान भारत के खिलाफ किसी भी कीमत पर इस्तेमाल नहीं होगा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है, अमेरिका इसकी इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं देगा पाकिस्तान को। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने 2019 में इसी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने साल 2019 में F-16 फाइटिंग फाल्कन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। भारत ने उस दौरान F-16 फाइटिंग फाल्कन को मार गिराने का भी दावा किया था। हालांकि पाकिस्तान ने दावे का खंडन किया था। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में F-16 का उपयोग करने से इनकार किया था और अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नीति समझ से परे है कि भारत से करीबी संबंध होने का दावा करने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए भारी भरकम फंड क्यों जारी किया। यह बहुत ही शर्मनाक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। भारत ने जिस पर ट्रस्ट किया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रस्ट किया। सामने से दिखाई दे रहा है कि F-16 का इस्तेमाल हुआ है भारत के खिलाफ, उसके बावजूद भी F-16 को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तान को फंडिंग दी जा रही है। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक ये खबर है, बहुत ही ज्यादा दोगलापन है ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा उस पर हम आवाज जरूर उठाएंगे और आप हमारा समर्थन करिएगा। दोस्तों सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो अपने भारत देश के लिए और भारत के हित के लिए सामने लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत के खिलाफ ये कहकर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है बांग्लादेशी मीडिया कि सीमा पर निर्दोष किसानों नाबालिगों की हत्या कर रही है BSF। जी हां, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी विवादित हो गए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों से पहले ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो अब सीमा विवाद ने इसे और
ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच 17 से 20 फरवरी तक महानिदेशक स्तर की सैन्य बैठक हुई थी, जिसमें सीमा विवाद यानी बॉर्डर डिस्प्यूट के सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। लेकिन अब फिर बांग्लादेश भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पर आरोप लगाकर खबरें फैला रहा है। बांग्लादेश की मीडिया से रिपोर्ट छाप रही है कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवान बांग्लादेश के निर्दोष किसानों और नाबालिगों की हत्या कर रहे हैं। जी हाँ, बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने एक स्तंभकार का लेख छापा है, जिसमें भारत और बांग्लादेशी सीमा पर बीएसएफ का कार्रवाइयों को बताया गया है। इस रिपोर्ट में बीएसएफ पर आरोप लगा दिया है कि सीमा पर बीएसएफ के जवान बांग्लादेश के कई लोगों की बिना कोई सवाल किए हत्या कर देते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या किसानों और नाबालिगों की है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बांग्लादेश भारत सीमा दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर बन चुका है। बीएसएफ के जवान बांग्लादेशी लोगों को परेशान करते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस महीने की शुरुआत में बीएसएफ के कुछ जवान कथित बांग्लादेश के हिस्से में घुस गए थे और स्थानीय लोगों से के साथ मारपीट तक कर ली थी। इसके बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर माफी भी मांगी थी। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर के बीएसएफ का नाम खराब करने की और भारत का नाम खराब करने की कोशिश में है बांग्लादेश की ये मीडिया। बांग्लादेश की गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस सरकार एक तरफ जहां पाकिस्तान से हाथ मिला रही है, चाइना से हाथ मिला रही है और भारत को दरकिनार कर रही है, किनारे लगा रही है, और किनारे लगाने के साथ साथ भारत को बदनाम करने की जो ये बड़ी कोशिश कर रही है मोहम्मद यूनुस सरकार, वाकई में इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए। साथ ही आप लोग दोस्तों, वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, रशिया के विक्ट्री परेड डे में शामिल होंगे भारतीय सेना की टुकड़ी। पीएम मोदी भी जा सकते हैं मॉस्को, पुतिन ने भेजा आमंत्रण। दोस्तों, बड़ी खबर अभी लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री एक खास मौके पर रशिया जाने वाले हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर आयोजित होने वाली परेड में भाग लेने के लिए रूस आ सकते हैं। ये आयोजन महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जाएगा। एजेंसी के सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को मॉस्को में आयोजित होने वाली परेड में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। इसकी अत्यधिक संभावना है कि ऐसा होगा, कंफर्म नहीं है लेकिन संभावना है। दोस्तों, तास द्वारा उद्धत सैन्य सूत्र के मुताबिक ये उल्लेख किया गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक ऑफिशियल इकाई यूनिट की रेड स्क्वायर पर आयोजित होने वाली परेड में भागीदारी होगी, जिसे रिहर्सल के लिए परेड से कम 1 महीने पहले पहुंचना होगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उल्लेखनीय रूप से सूत्रों ने उल्लेख किया है कि भारतीय सैन्य कर्मियों की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर वर्तमान में चर्चा की जा रही है। तास ने बताया है कि इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा था कि कई आमंत्रित देशों ने 9 मई को मॉस्को में होने वाले आगामी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जो महान देशभक्ति युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए है। दोस्तों, वहीं बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी में ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं पाकिस्तानी पुलिसकर्मी। 100 से भी ज्यादा हुए सस्पेंड। जी हां, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सौंपी गई सुरक्षा ड्यूटी को निभाने से इनकार करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बर्खास्त किए गए कर्मी पुलिस बल की अलग अलग शाखाओं से जुड़े थे। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कई मौकों पर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है, जबकि अन्य कई ने अपने सौंपे गए कार्यों को निभाने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम से निर्दिष्ट होटलों के बीच यात्रा करने वाली टीमों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वे या तो अनुपस्थित रहे या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को लेने से साफ इनकार कर दिया। अधिकारी ने बताया कि आईजीपी पंजाब उस्मान अनवर ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की सुरक्षा की बात आती है तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि बर्खास्त पुलिस कर्मियों ने अपनी आधिकारिक ड्यूटी को निभाने से इनकार क्यों किया, लेकिन कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि बर्खास्त पुलिसकर्मी लंबे समय तक ड्यूटी करने के कारण अत्यधिक बोझ महसूस करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जब देना होता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जो पाकिस्तान के पुलिसकर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं बता दें, अगले महीने बांग्लादेश जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। जबरन विस्थापित रोहिंग्याओं के मुद्दे पर होंगी बात। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 13 से 16 मार्च तक ढाका का दौरा करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि विश्व निकाय जबरन विस्थापित रोहिंग्याओं के मेजबान के रूप में बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अपील जारी रखेगा। सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संस्था बोले तो बीएसएस ने बुधवार को कहा है कि गुटेरस के कार्यालय ने उनकी यात्रा की तारीखों की पुष्टि की है। ये यात्रा बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। बीएसएस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के अस्थायी मिशन की एक विज्ञप्ति के मुताबिक ये निमंत्रण रोहिंग्या मुद्दों और प्राथमिक मामलों पर मुख्य सलाहकार
म्यांमार के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने 7 फरवरी को न्यूयॉर्क में महासचिव के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्हें दिया था। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां चाइना ने किया लाइव फायर ड्रिल का ऐलान तो ताइवान ने भेज दी अपनी सेना। तनाव बढ़ने की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ गया है। चीन की ओर से ताइवान के पास लाइव फायर ड्रिल के ऐलान के बाद द्वीपीय देश ने बुधवार को अपनी सेना तैनात कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के इन अभ्यासों को खतरनाक करार देते हुए कड़ी निंदा की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने ताइवान के चारों ओर 32 सैन्य विमान तैनात किए हैं और द्वीप के दक्षिण में लगभग 40 समुद्री मील बोले तो 74 किलोमीटर की दूरी पर लाइव फायर अभ्यास शुरू किया है। इस स्थिति को देखते हुए ताइवान ने अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना को सतर्क रहने, निगरानी करने और उचित प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां मालदीव सुप्रीम कोर्ट के 3 जज हुए सस्पेंड। मुइज़ु सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। दरअसल मालदीव में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीवियन जुडिशियल सर्विस कमीशन बोले तो JSC ने कोर्ट के 3 जजों हुसनुसूद महज अली जहीर और डॉक्टर आजमी राल्डा जहीर को सस्पेंड किया है। एंटी करप्शन कमीशन की जांच के बाद ये कदम उठाया गया है। मालदीव की न्यायिक सेवा आयोग बोले तो JSC ने ACC की जांच के बाद आर्टिकल 25I के तहत ये फैसला लिया है। आयोग के एक सदस्य ने पुष्टि की है कि ये सस्पेंशन सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ा हुआ है। बता दें कि ये फैसला संसद में पारित उस संशोधन के बाद आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई थी। जी हाँ, वहीं ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको खबरें कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।